हेलो बच्चों, क्या हाल है। हमें उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 2024 के सभी MCQ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज 5 सेट नंबर है। जिस बच्चे ने इसके पहले सेट्स नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में सारे देख सकता है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रम से देखना ज़्यादा लाभप्रद होगा। क्योंकि जैसे मान लो पहले सेट में परिमेय संख्या है तो उसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल में बताया है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इसलिए देखा जाए तो क्रम से देखना आवश्यक है। हाँ, यदि आप पहले से देख चुके हो, लगातार देखते आ रहे हो तो कोई बात नहीं, देखते ही रहो, ठीक। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका मान भिन्न के रूप में या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके। यहाँ पर रूट है तो यहाँ मान पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहते, नहीं इसे कह सकते, नहीं इसे कह सकते। यहाँ पर इसका मान 3 निकल आएगा और 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के बटे में कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो, यानी ये परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या लिखते समय नीचे का मान 0 कभी नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला हमारे पास है किसी द्विघात समीकरण के ग्राफ का आकार कैसा होता है। अब द्विघात समीकरण में क्या है, 2 घात है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात घूमेगा, यानी अगर रैखिक समीकरण होता है, ठीक, जैसे आपके कोर्स में कौन सा है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी कि 2 चर जिसमें हैं, 2 चर हो या 1 चर वाला हो। रैखिक समीकरण का मतलब जिसकी घात 1 होती है। ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी होती है, 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक। ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और उस रैखिक समीकरण को सदैव क्या है, एक सीधी लाइन द्वारा ही उसका ग्राफ बनता है। यहाँ पर हम लोग कुछ ग्राफ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिए x अक्ष का समीकरण, मान लो पेपर में आ जाए x अक्ष का समीकरण, तो जैसे अगर हम यहाँ पर बना दें, जैसे हमारे पास ये आपका क्या है, x अक्ष है, ये आपका क्या है, y अक्ष है, सभी लोग जानते हो। तो ये जो समीकरण है x अक्ष, यानी ये लाइन जो है, यही लाइन कहलाती है x अक्ष का समीकरण। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसका समीकरण होता है y बराबर 0। और अगली लाइन जो हमारे पास ये वाली है, यानी y अक्ष, इसका अगर समीकरण कहे तो इसका होता है x बराबर 0, ठीक। यानी अगर y अक्ष का समीकरण कहेगा तो y अक्ष का समीकरण हमारा x बराबर 0 होता है। यहीं पर अगर x अक्ष का समीकरण कहेगा तो वो y बराबर 0 होता है। यहीं पर अगर कह दे y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचना, तो जैसे ये लाइन हमने क्या खींची है, y अक्ष के समांतर। जैसे ये y अक्ष है तो इसके समांतर है, तो इसका समीकरण रहेगा x बराबर, चूँकि इधर गया है तो प्लस में रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर प्लस a लिख लेते हैं। a का मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है। यहीं पर अगर इधर खींची होगी रेखा तो ये कहलाएगा x अक्ष के समांतर, ये भी x बराबर रहेगा, लेकिन हम क्या मान लेते हैं इसको, x बराबर -b, ठीक। यानी ये जो रेखा हमारी हो गई, ये कहलाएगी x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ये भी हो गई। अगर यहीं पर बना लेते हैं, जैसे एक लाइन ये खींच लेते हैं या एक लाइन ये खींच लेते हैं, तो ये लाइन हमारी x अक्ष के समांतर है। यहाँ पर y अक्ष लिखना है हमको, ठीक है, ये y अक्ष के समांतर हुई। ये रेड वाली जो बनाई हैं ये हमारे पास x अक्ष के समांतर हैं। तो x अक्ष के समांतर है तो इनको जो है y बराबर, जैसे ऊपर गया है ऊपर के लिए प्लस रहता है, तो यहाँ पर y बराबर +a।
और ये रेखा हमारी y बराबर -a मान लेते हैं या b मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो a b। कुल मिला के नीचे के लिए माइनस हो जाएगा, ऊपर के लिए प्लस हो जाएगा, इसमें इधर के लिए प्लस हो जाएगा, इधर के लिए माइनस हो जाएगा, इसमें इधर के लिए। ये हम लोगों को पता है कौन प्लस माइनस रहता है, ठीक। तो ये समांतर रेखाएं कभी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, तो दो चर की कभी भी बात आ जाए तो दो चर का समीकरण जो रहता है उसका ग्राफ कहता रहता है, तो उसका ग्राफ सदैव सीधी रेखा रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, द्विघात, और द्विघात का ग्राफ कैसा रहेगा, परवलयाकार रहेगा। परवलय कैसा होता है, जैसे ये आपके पास x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, तो अगर हम एक ऐसी रेखा खींच दें या ऐसी रेखा खींच दें या ऐसी रेखा खींच दें या ऐसी रेखा खींच दें, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, परवलय कहलाती हैं, ठीक। ये आकृति जो कहलाती है वो परवलयाकार यानी परबोला होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। अब अगला चलते हैं। अगले में क्या है, एक समीकरण ये लिखा हुआ है, एक समीकरण ये लिखा हुआ है, इसमें आपको y का मान निकालना है। तो जैसे पहला समीकरण हमारे पास लिखा हुआ है x/a y/b, इसमें x बराबर क्या रहेगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या रहेगा, ay/b रहेगा। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास ये है, इसमें आपको काहे का मान निकालना है, y का मान निकालना है। काहे का निकालना है, y का। तो देखो ज़रा, ax + by बराबर a² + b²। यहाँ पर हम x के स्थान पर x का मान पुट कर देते हैं तो y का मान आ जाएगा। तो x के स्थान पर ये वाला मान रखोगे तो क्या रहेगा, ay/b + by बराबर a² + b²। यहाँ पर हल करते हैं तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, a² y, और यहाँ पर इसकी गुणा करते हैं तो क्या होगा, b² y बटा नीचे b और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर a² + b²। यहाँ पर अगर हम y ऊपर कामा ले लेते हैं तो y ऊपर कामा ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा a², यहाँ पर बचेगा b², अर्थात a² + b² बटा b बराबर a² + b²। यहाँ पर देखते हैं दोनों तरफ एक जैसा है तो ये कट सकता है, अर्थात यहाँ पर y/b बराबर 1, यानी कि y बराबर क्या रहेगा, b। तो यहाँ पर हमें y का मान केवल बताना था, अर्थात क्या रहेगा, b। तो इस तरीके से इसका C नंबर सही है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, एक समीकरण है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ऐसा आपको ज्ञात करना है। तो वास्तविक नहीं के लिए, ठीक, मूल वास्तविक नहीं कह रहा है या काल्पनिक कह रहा है, तो इसके लिए विभक्तर का सूत्र होता है, जो विभक्तर का मान होता है वो 0 के या से एक सदैव क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ x² का गुणांक जो होता है वो a होता है, y और x का गुणांक जो होता है वो b होता है, और ये कांस्टेंट नंबर जो है c होता है, ठीक। तो यहाँ पर जब मान पुट करेंगे तो b के स्थान पर क्या हमारे पास है, -4, a के स्थान पर 1 है, और यहाँ पर आपका c लिखा हुआ है, तो c का मान कितना है हमारे पास, तो c का मान हमारे पास a है। तो ये 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 4a 0 16। अब ये आप 4a RHS में ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है 4 में ले आओ, यानी यहाँ पर जो a का मान है वो बड़ा है कितने से, इसको जब काटेंगे तो 4 से, तो a का मान 4 से क्या है, बड़ा है, ठीक। तो अर्थात इसका कौन सा आंसर सही रहेगा, बी वाला सही रहेगा। आगे क्या है, ये श्रेणी आपके पास लिखी हुई है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें श्रेणी में देखते हैं प्रथम पद,
क्या लिखा है √2। डी बराबर सार्वंतर यानी दूसरा पद अर्थात दूसरे से पहला घटाएंगे तो दूसरा 2√2 है, पहला हमारा √2 है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा √2 आएगा। अब यहाँ पर हमें कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है। तो कोई भी पद ज्ञात करते हैं उसके लिए सूत्र क्या होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ पर हम n लिख लेते हैं, n के स्थान पर क्या रख लेंगे 10, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना है हमको। अब a के स्थान पर आप लिख लोगे √2, फिर यहाँ पर 10 - 1 × d के स्थान पर क्या रहेगा आपका √2। यहाँ पर क्या है, इसकी अगर मल्टीप्लाई करें √2 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो 10√2 हो जाएगा, और √2 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का √2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये √2 कट जाएगा तो क्या रहेगा 10√2, यहाँ पर a10, यानी यहाँ पर जो 10वां पद हो गया तो उसका मान कितना हो गया 10√2। अब इसमें 10√2 कौन सा लिखा है ये नहीं क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, देखो जो बाहर की चीज़ है उसको अंदर भेजते हैं, तो जब 10 को अंदर भेजोगे तो बन जाएगा 100, क्योंकि अंदर 100 होगा तभी तो बाहर 10 के रूप में निकलेगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 200। तो इस तरीके से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य हम लोग कई बार सीख चुके हैं, माध्य यानी कि इनका जोड़ का आधा, यानी कि 5 और 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2.5। फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे, कितना आएगा 7.5। इस तरीके से 5 का डिफरेंस है, तो अगला क्या जाएगा आपका 12.5 और 17.5। अब क्या करना है हमको, इनकी जो है मल्टीप्लाई कर लेनी है। इनकी मल्टीप्लाई कहलाती है सिग्मा fx। ठीक, जैसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक, अगला यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 175। अब हम इनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इनका जोड़ कितना आ जाए। उसके बाद जो है समांतर माध्य का फार्मूला निकालते। समांतर माध्य में क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, तो सिग्मा fx हमारे पास कितना निकल आया है 285, और सिग्मा f यानी इन सभी का जोड़। सिग्मा f का मतलब है इन सभी का जोड़। तो 10 से 16, 16 4 20, 20 2 22। अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं तो कितना निकलता है 12.95, अर्थात हमारा सी वाला विकल्प सही होगा। अब आगे देखते हैं कि त्रिभुज इतना त्रिभुज इतने में एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज हमारे पास DEF है, इसमें ये चीज़ बराबर दी हुई है। तो सर्वांगसम त्रिभुज होने के लिए कौन कौन से कोण बराबर होने चाहिए। जैसे पहले हम टेम्परेरी त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमारे पास ये ABC है और एक हमारे पास त्रिभुज जो है PQR है। अब इसमें कौन किसके बराबर है दर्शाया गया, तो देखते हैं कि AB और DE का रेशियो है। AB और यहाँ पर आपका DE और F है। ठीक, तो AB और DE का रेशियो है, मतलब ये साइड जो है इस साइड के क्या है बराबर है। और आगे देखते हैं तो BC और FD का रेशियो है, तो यानी कि ये साइड और FD यानी कि ये वाली साइड आपकी बराबर है, यानी समानुपाती। बराबर का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, समानुपाती। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास एक ये ग्रीन कलर है, ये येलो कलर है, इन दोनों के बीच का कोण B है। यहाँ देखते हैं ये ग्रीन कलर है, ये येलो कलर है, इन दोनों के बीच का कोण D है। तो इसका मतलब D और B बराबर होगा। क्या कहीं लिखा है D और B लिखा है, हाँ, तो ठीक, बस यही सही होगा। अब अगला देखते हैं कि ये त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज अगर हम बनाएं, जैसे एक्स अक्ष होता है या आपके पास वाई अक्ष होता है। अब यहाँ पर अगर हम बिंदु ले लें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये आपका क्या हो गया 0 1 2 3
4। ठीक, अब यहाँ पर 1 2 3 ये सब बिंदु जानते ही होगे आप लोग। अब यहाँ पर जैसे पहला 0,4 है, तो ये क्या 0 पहले नंबर पर 0 है, बाद में लिखा, तो इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, YH पर होगा। तो 0,4 यानी कि 1 2 3 4, अर्थात ये पॉइंट कहलाएगा आपका 0,4। फिर उसके बाद 0,0 यानी कि यही वाला बिंदु हो जाएगा। फिर उसके बाद 3,0 यानी x पर ले लोगे, अर्थात ये वाला हो जाएगा 1 2 3, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3,0। अब इसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो इसको जैसे मिला लिया तो हमारे पास एक तैयार हो गया त्रिभुज। अब ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज आपके पास समकोणी है। समकोणी में अगर हम इसको AOB मान लें, तो अगर हम यहाँ पर AB निकालना चाहें तो AB कर्ण हो गया ना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इनका होगा। तो हमारे पास आधार कितना है, ये 3 है, और ये कितना है 4 है, अर्थात इसका हल कितना आ जाएगा 5। तो ये आपका 5 आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, यानी एक भुजा आपके पास OA है, एक भुजा आपके पास OB है, और आपके पास एक भुजा क्या है AB है। तो OA कितना है, तो OA आपका ये कितना है 3 है। OB कितना है, OB आपका ये जो है ये कितना है 4 है। और AB कितना है, AB आपके पास कितना निकला है 5 है। तो 5 और 9 3 12, यानी 12 जो मात्रक निकला ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है 3 tan A बराबर 4 दिया है, तो sec A का मान पूछ रहा है। तो 3 tan A बराबर 4, यानी कि यहाँ पर tan A बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो अगर हम इसका चित्र बना लेते हैं, हमने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पर जो एंगल हो वो इसको यहाँ पर लिखा करो, ठीक, बाकी चाहे जहाँ लिखो। अब इसके बाद tan में क्या होता है, एक आपके पास लंब होता है, एक आपके पास क्या होता है आधार होता है। तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, तो आपको निकालना क्या है कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना निकल आएगा 5। ठीक, कितना निकल आएगा यहाँ पर 5। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सेक ए ज्ञात करना है। तो सेक क्या होता है हमारे पास कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण हमारे पास 5 है। आधार कितना है, तो आधार हमारे पास 3 है। तो यानी क्या रहा 5/3, यानी कि डी वाला आपका सही हो जाए। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है tan A प्लस cot A बराबर 5 दिया है, तो इतने का मान आपको निकालना है। तो पहले जो दिया है उसी को ले लेते हैं, tan A प्लस cot A बराबर 5। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर लगे हुए हैं, तो स्क्वायर तभी आएगा जब हम इनका वर्क करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, वर्क करने पर दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका ये tan A प्लस cot A का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब tan प्लस cot का अगर होल स्क्वायर है तो इसका A इसको भी मान के होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या रहेगा tan का स्क्वायर प्लस cot का स्क्वायर प्लस 2 tan A इंटू cot A बराबर 5 का स्क्वायर 25। tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A प्लस 2 tan A इंटू cot A। cot की जगह पर क्या लिख लेंगे 1/tan A बराबर 25। tan आपका कट गया, तो यहाँ पर tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A बराबर 25, और ये RHS में जाएगा 2 तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात कितना रहा 23। तो इस तरीके से आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कोसेक लिखा हुआ है, तो
जैसा कि जानते हैं साइन थीटा कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 1, आगे साइन थीटा बराबर √1 और √1 का मान भी 1 ही होता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक साइन के कितने का मान होता है, तो एक साइन जो है 0 डिग्री मान होता है, अर्थात थीटा का मान क्या रहेगा 0 डिग्री रहेगा, अर्थात ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्या है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो ये पहले सेट में था, यानी यहाँ पर क्या दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, ये कास RHS में ले जाओ और कास अपान में आएगा, है ना। तो जब अपान में आएगा तो साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर 1, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर जब टेन बराबर 1 आया तो यानी ये आपका हो जाएगा टेन 45 का मान, यानी थीटा का मान कितना रहेगा 45। ठीक, अब यहाँ पर जैसे आपसे पूछ रहा है साइन 4 थीटा माइनस का कास 4 थीटा, तो साइन 45 माइनस का कास 45। अब आप जानते हो साइन 45 और कास 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है, देख लीजिए सेट पेपर में। तो यहाँ पर साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 की घात 4, यहाँ पर भी 1/√2 की घात 4। तो यहाँ पर क्या है √2 को 4 बार ओपन करना है, √2 को 2 बार ओपन करो तो 2 रहता है। ठीक है, √2 को अगर हम 2 बार ओपन कर दें तो क्या रहता है, जैसे यहाँ पर देख लो √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 होता है, अर्थात कितना मान आएगा 2। तो √2 की मल्टीप्लाई करके 2 आया है, तो √2 4 बार लिखे होंगे तो कितना आएगा 4 ही तो आ जाएगा, अर्थात इसका 1/4 निकलेगा, इसका भी 1/4 निकलेगा, यानी कि 2/4, अर्थात कितना निकलेगा 1/2। तो आपका ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में क्या है एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, यानी एक हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कोई पॉइंट O है, उस O पॉइंट से इस पर एक कोई स्पर्शी खींची गई है। ठीक, इसको मिटा देते हैं, फिर से बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कोई एक स्पर्शी खींची गई जैसे ये। ठीक, अब यहाँ पर स्पर्शी खींची गई है, ये पॉइंट O आपके पास है, ये स्पर्शी की लंबाई वहीं तक ली जाती है, आगे खींच के तो दिखाओगे लेकिन वहीं तक ली जाती है जहाँ पर वो टच करती है। तो ये दूरी हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर दी। यहाँ पर कोई इसका केंद्र होगा और केंद्र से जब इसको मिलाएंगे तो ये सदैव त्रिज्या पर स्पर्शी क्या होती लंब होती, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, कहाँ पर स्पर्श कर रही है Q बिंदु पर, और Q से वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी दी है 25। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ पर गलत बोल दिया गया है, यहाँ पॉइंट O है और ये आपका पॉइंट Q है, Q से O के बीच की दूरी कितनी दी है 25, इसलिए त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। इसको आप अपने आप A मान लो पॉइंट है, या M मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कर्ण 90 सामने भुजा क्या होती है कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब पूछ रहा है। तो यानी यहाँ पर अगर OM पूछ रहा है तो OM बराबर यानी कि लंब बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर OQ का स्क्वायर माइनस का QM का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर आपका 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर, अर्थात कितना रहेगा 625 माइनस का 576, घटाओगे कितना आएगा 49, यानी कि कितना निकलेगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त
यानी एक आपके पास क्या है, ये वृत्त है। ठीक, एक यहाँ पर कोई बाहर पॉइंट P है, P से एक स्पर्शी PA खींची गई है और एक आपके पास स्पर्शी क्या है, एक स्पर्शी PA खींची गई है और एक आपके पास स्पर्शी PB खींची गई। तो यानी यहाँ पर जहाँ जहाँ टच करती हैं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। ये केंद्र पर अगर इन पॉइंट को मिलाया जाए तो ये एंगल बनता है AOB। यहाँ पर पूछ रहा है कि PA और PB परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं, यानी ये आपकी PA हो गई, ये PB हो गई, ये आपस में कितना झुकी है, 80 डिग्री पर। तो POA बताओ। ठीक, POA आपसे पूछ रहा है, POA यानी ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 होता है, ये पूरा पूरा मिला के 180 होता है। ठीक, पहले से जानते हैं। तो अर्थात ये कितना रहना चाहिए, 100। और ये त्रिभुज सर्वांगसम होता है, दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, अर्थात इधर का कितना निकल आएगा, 50। कितना निकल आएगा, 50। तो यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। केवल क्या बताना आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि πr²। यहाँ पर जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² θ/360 होता है। अब इस टाइप का कौन है इसमें, तो इस टाइप का ये भी नहीं है। इसमें अगर हम काट लें, 2 एकम 2, 2 से काटें तो यानी कि ये वाला हो गया है ना, πr² θ/360, बस यही वाला सही हो जाएगा। आगे क्या है, एक ठोस पाइप। ठीक, एक ठोस पाइप का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। कोई ठोस पाइप है, यानी ठोस बेलन है, उसका व्यास यानी त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यानी ये ऊंचाई, अगर पाइप सीधी कर दी जाए तो ऊंचाई मान ली जाएगी। h बराबर 20 सेंटीमीटर। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताओ, यानी कि हमें इसका आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h यानी कि 22/7। और त्रिज्या का मान आपके पास कितना है, 2, और ऊंचाई मान कितना है, 20। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम पाई का मान नहीं रखते हैं तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर कौन सा लिखा होगा, ओह यहाँ पर आपका 2 डबल लिखना था। ठीक है, तो 20 दूना 40 दूना 80 पाई, तो 80 पाई यहाँ पर कौन सा है, डी वाला। अब अगला देखते हैं, त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठ कितना होता है। ठीक, ठोस अर्धगोला जो होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ बताना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ कितना होता है, उसका होता है अर्धगोले का 3πr² होता है। ठीक, क्या होता है, 3πr² होता है, याद रखो जहाँ पर ये विकल्प लिखा हो। ठीक, अगला देखते हैं। अगले में क्या है, इसका माध्यक निकालना है, यानी कि माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका में हम लोग क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, इसी में आप बना सकते हो। ठीक, तो CF निकालते हैं। CF में क्या होता है, पहला वाला जो होता है वही रख लेते हैं। ठीक, फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनको जोड़ते हैं। ठीक, तो 8 और 2 कितना होगा, 10। फिर 10 में 12 जोड़ा जाए कितना होगा, 22। 22 में 18 जोड़ा जाए कितना होगा, 40। 40 10 50। फिर उसके बाद यहाँ पर निकालते हैं माध्य पद निकालते हैं। तो इसके लिए हम बारंबारता को जोड़ते हैं। ठीक, ये जो बारंबारताएँ आपकी दी हैं, 2 8 2 10, ठीक, 12, ये सब जोड़ते हैं तो इनका जोड़ भी कितना आ जाएगा, 50। अब यहाँ पर हम लोग निकालते क्या हैं, माध्य पद। माध्य पद यानी कि माध्य पद को हम लोग यम बराबर कह देते हैं। सूत्र होता है इसका n/2 पद, यानी कि 50/2 पद, यानी कि कितना आ जाएगा, 25वां पद। अब ये आपके पास जो 25वां पद आया है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि संचयी बारंबारता में 25 कहीं मिल जाए, तो कहीं नहीं मिला है तो 25 से जस्ट बड़ा कौन है, 25 से जस्ट बड़ा 40 है, तो वही वाला लिया जाएगा। ठीक, और यहाँ पर केवल पूछ क्या रहा था, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या रहेगा, 30 से 40। क्या रहेगा, 30 से 40, अर्थात इसका विकल्प कौन सही हो जाएगा, सी वाला।
आगे अगर आपको माध्यिका निकालनी हो, मान लो सपोज दैट माध्यिका पूछ भी रहा है, तो इसी से आप आगे माध्यिका निकाल सकते हो। इसको आप F मान लोगे, इसको L1 और L2 मान लोगे, और इसके ऊपर वाले को जो है C मान लोगे। ठीक, इसको क्या मान लोगे? C, संचयी में इसके ऊपर वाला C। फिर माध्यिका का सूत्र डाल सकते हो, क्या होता है? L1 L2 माइनस L1, नीचे F, और यहाँ पर M माइनस C। सारे हमने पॉइंट्स लिख दिए, मान रख के निकाल सकते हो। आगे क्या है हमारे पास? एक बारंबारता सारणी का माध्य ये दिया हुआ है, आप बहुलक ज्ञात करना है। बहुत बार इसका आप लोग सूत्र लगा चुके हो। तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम मान रख लें 3 गुणे माध्यिका, तो माध्यिका हमारे पास कितनी दी है? 35 दी हुई है। समांतर माध्य कितना दिया हुआ? तो समांतर माध्य 30 दिया हुआ है। यहाँ पर 35 दिया, आपका 1 से 5 हो गया, 30 दूना 60 हो गया, यानी कितना रहा? 45। तो इसका बी वाला आंसर। क्रम के हिसाब से अगर इसको आप बी मान लें, इसको सी मान लें, तो सी वाला हो जाएगा। ठीक, अगला क्या हमारे पास? यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अगर कोई घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी 1 हो सकती है। कोई भी मतलब प्रायिकता या तो 1 के बराबर होगी, या तो 1 से क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पूछ रहा होता नहीं हो सकती है, तो ये होता 0। ठीक, कभी भी कोई भी प्रायिकता उसका मान या तो 1 के बराबर होता है, या तो 1 से छोटे। तो घट सकती है निश्चित रूप से, इसका मतलब यही रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतने 20 क्वेश्चन हैं, इनका काम कर लेना। अगला सेट अगले दिन। धन्यवाद।